हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा, आज के टॉपिक में हम लोग आज की क्लास, जैसा कि हम सभी ने इंग्लिश को कंप्लीट किया सीसैट की कक्षा में, तो वैसे आज की क्लास आपकी हिंदी की क्लास होगी। और आज से हिंदी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम सभी विद्यार्थी जानते हैं, हिंदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है और हिंदी को हम सभी स्किप नहीं कर सकते। यदि कंपटीशन के एग्जाम में बैठना है तो हिंदी आना आवश्यक है। तो इसलिए बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछे जाते हैं, जैसे लेखपाल की परीक्षा हो गया, वीडियो की परीक्षा हो गया। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, लेकिन हिंदी अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते होंगे, लेखपाल की परीक्षा हो गया, एसएससी की परीक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, बहुत सारे जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, आरआरबी हो गया और सीसैट की क्लास हो गई। तो ऐसे बहुत सी वनडे एग्जामिनेशन है जिसमें हिंदी अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। और हिंदी में शब्द से लेकर के वाक्य, रस, छंद, अलंकार, कारक, संधि, समास, छंद और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी जानना आवश्यक है, जबकि जब आप और सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो और सब्जेक्ट में उसका इतिहास नहीं जानना होता है, लेकिन जैसे वीडियो की परीक्षा हो गया, ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी आता है। तो अब हम आपको हिंदी की क्लास में आज के टॉपिक में अलंकार पढ़ाए होंगे। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे अलंकार, तो अलंकार से सभी विद्यार्थी परिचित होंगे। अलंकार, रस, छंद, ये तीन टॉपिक ऐसा है जो विद्यार्थियों को बहुत टफ लगता है और बहुत ही कठिन महसूस करते हैं और उससे भागते हैं, झिझकते हैं। लेकिन ये समझिएगा कि अलंकार की कक्षा आप पढ़ लेंगे तो आपको नोट्स बनाना होगा और टॉपिक वाइज आपको जैसा जैसा बताया जाएगा वैसे समझ करके आपको नोट्स बनाना होगा। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार को इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, सभी विद्यार्थी पढ़े हैं। तो अलंकार क्या होता है आप सभी जानते हैं। वन वर्ड का, वन सेंटेंस का इसका डिफिनेशन है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए, काव्य का होता है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थी, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी कई बार होता है कि काव्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि जानते हैं कि काव्य और गद्य या पद्य और गद्य, तो जो पद्य होता है, पद्य उसको कविता कहते हैं और उसको काव्य कहते हैं। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। तो जो काव्य होता है, काव्य कविता होता है और काव्य को ही हम लोग पद्य कहते हैं। विद्या वाला दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। काव्य को ही कविता कहते हैं और कविता को ही पद्य कहते हैं। तो अलंकार हमेशा पद्य में पाया जाता है, कविता में पाया जाता है और काव्य में पाया जाता है। ये गद्य में नहीं पाया जाता। गद्य का क्या होता है? तो गद्य समझिए ना बच्चों, गद्य में कहानी होती है, स्मृतियां होती हैं, यात्रा वृत्तांत होता है, निबंध होता है, ये सब गद्य होता है। जो पद्य होता है, पद्य में हम सभी की कविताएं आएंगी, पद्य उसको पद्य कहेंगे और इसको काव्य कहते हैं। तो काव्य में अलंकार का यूज होता है, ना कि गद्य में या पद्य में अलंकार का यूज होता है। काव्य में अलंकार, पद्य में अलंकार और कविता में अलंकार का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है काव्य में अलंकार का यूज हो। बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जिसमें तुकबंदी नहीं होती है, अंत का तुकांत नहीं मिलता है और उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसको भी कविता कहेंगे, उसको भी काव्य कहेंगे। तो अलंकार काव्य का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अनिवार्य अंग नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम धन कार। तो अलम धन कार, इसका मीन्स होता है आभूषण। और आभूषण क्यों पहना जाता है? सभी जानते हैं कि अपने को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए या इंटरेस्टेड पर्सनैलिटी लाने के लिए आभूषण पहने जाते हैं, गहने पहने जाते हैं या किसी को सुसज्जित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग एक कवि अपनी कविता में, अपनी पंक्तियों में चार चांद लगाने के लिए और अपनी पंक्तियों को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, ताकि जो पाठक हो, जो उस कविता को पढ़े, जो उस पंक्तियों को पढ़े, तो वो शब्दों को पढ़ करके उसका अर्थ निकाल करके अच्छा महसूस करे, उसका मनोभाव खिल जाए, उसके लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार के क्या प्रकार हैं, कौन कौन से अलंकार हैं, कौन कौन से अलंकार के क्या भेद है, ये सारी चीजें हम सभी पढ़ेंगे।
अलंकार से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है या पंक्तियां दे देता है और पंक्तियों में पूछता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, या अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि इस वर्ड में कौन सा अलंकार है। तो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उभय अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, बहुत सारे अलंकार हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है अलंकार। आज की क्लास पार्ट 1 की क्लास होगी, वीकेंड से भाग 1। मैं इंग्लिश बोल दे रही हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये हिंदी की क्लास है। देखिएगा, जिन उपकरणों एवं शैलियों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। तो देखिए, जिन उपकरणों एवं शैलियों, शैली का मतलब होता है, शैली को कई विद्यार्थी होंगे जो डिक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ग्रैंड स्टाइल। तो यहाँ पे देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाली शैली। शैली क्या होता है? आपने देखा होगा 4 लाइन की पंक्तियां होती हैं, 8 लाइन की पंक्तियां होती हैं, उससे अधिक भी पंक्तियां हो सकती हैं, श्लोक होते हैं, सूक्ति कथन होते हैं। ये सारी शैली है हिंदी की। हिंदी भाषा की शैली बहुत सारी होती है। तो उसमें देखेंगे, उन्हीं शैलियों के से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। जिन अलंकार शब्द 2 शब्दों अलम धनकार से बना है और जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला, यानी किसी को सुंदर बनाने वाला। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। और यहाँ पॉइंट देखिएगा, अलंकार का अनिवार्य, अलंकार काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, अलंकार काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कवि कविता की रचना करे तो वो अलंकार का प्रयोग करे, ऐसा अनिवार्य हो। बहुत सी रचनाएं ऐसी होती हैं जो बिना अलंकार के ही सुसज्जित कर दी जाती हैं, बिना अलंकार के प्रयोग के। तो इसलिए अनिवार्य अंग है, लेकिन महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अनिवार्य अंग नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, किंतु उससे काव्य की महत्ता अधिक अवश्य हो जाती है। यहाँ पर क्या मतलब है कहने का? महत्व अधिक हो जाता है, मीन्स सुनने में, पढ़ने में और उसका मीनिंग निकालने में दर्शक को, पाठक को बड़ा मजा आता है, इसलिए अलंकार का प्रयोग कवि करता है। ओके, अब देखिए अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आचार्य दंडी ने अलंकार के 33 प्रकार बताए हैं। वैसे तो 100 प्रकार के अलंकार हैं, वो भी पढ़े जाए तो कम है, क्योंकि समय समय पर अच्छे अच्छे शैलियों का खोज होता रहता है सारी भाषा में। तो हिंदी भाषा में अलंकार को समझने के लिए 3 मुख्य प्रकार होते हैं। इसी 3 प्रकार के अंतर्गत ही सारे अलंकार समाहित होते हैं। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, यानी कोई वर्ड अगर आपने देखा, कोई शब्द आपने पढ़ा, तो आपको पढ़ करके बड़ा मजा आएगा। उसी शब्द से ही काव्य की पंक्तियों की शोभा कवि बढ़ाएगा, उसको शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन यदि अर्थालंकार की बात की जाए तो अर्थालंकार में कवि अपने पंक्तियों की शोभा अर्थ से बनाएगा। यानी कि क्या समझा आपने? यहाँ पर जब पाठक, जब श्रोता, जब दर्शक उसका मीनिंग निकालेगा तब उसको आनंद आएगा पंक्तियों को समझने में, पढ़ने में। ऐसे अलंकार अर्थालंकार होते हैं। लेकिन शब्द को ही पढ़ लिया, मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो शब्दालंकार होता है। अब उभयालंकार क्या होता है? जैसा कि कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिनकी शोभा, जिन पंक्तियों की शोभा शब्द से, अर्थ से, दोनों से बढ़ाई जाए, ऐसे अलंकार उभयालंकार में आते हैं। तो उभयालंकार के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन शब्दालंकार के प्रकार हैं, अर्थालंकार के प्रकार हैं। तो शब्दालंकार शब्द से शोभा बढ़ाई जाए, जैसे आपने देखा यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? आपने कनक कनकते सौगुनी बहुत बार सुना होगा, है ना? जब हाई स्कूल इंटर में बच्चे रहा करते थे तो बस लर्न कर लिया और डेफिनेशन याद कर लिया, एग्जाम्पल याद कर लिया, गए एग्जाम में लिख दिए, पूरा नंबर मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों पढ़ने के लिए उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। अदरवाइज सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड ही एग्जाम्पल्स हो जो एग्जाम में आते हो, कई बार नए नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो शब्दालंकार की शोभा शब्द से बढ़ाई जाती है, अर्थालंकार
अलंकार की शोभा अर्थ से बढ़ाई जाती है। उभय अलंकार में कभी शब्द से वाक्य की या कविता की शोभा बढ़ाई जाती है, कभी अर्थ से वाक्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अलंकार के दो प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 4 प्रकार होते हैं। वैसे तो अलंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मास्टर नहीं बनना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो कुछ मुख्य हैं जिसको अच्छे से समझना आवश्यक है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से और चाहे वो एग्जाम्पल के माध्यम से पूछे जाए कि निम्न में कौन सा, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ओके, तो शब्दालंकार शब्द से शोभा बढ़ाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके बहुत से उदाहरण को हम लोग लिखेंगे, क्योंकि उदाहरण ही एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है कि यहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ देखिएगा, अनुप्रास अलंकार क्या, कौन सा होता है अलंकार? वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति हो तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब क्या? जैसे व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण कोई भी हो उसकी आवृत्ति होगी। जैसे बहुत बार हमने सीखा है तरजी, तरजा, तटतमाल, तरवर, बहछाए, तो ता की आवृत्ति हो रही है ना। ऐसे बचपन में बहुत से लोग कहते थे ना, चांदनी रात में चटनी चटाई, ऐसे कुछ होता था, खटक सिंह के खटकने से कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, समझना है, ये बताने का उद्देश्य ये है कि ख की आवृत्ति हो रही है, च की आवृत्ति हो रही है, ऐसे तरनी, तरजा, तटतमाल, तरवर, बरछाई में ता की आवृत्ति हो रही है। तो जो मुख्य वर्ण रहेंगे उसकी आवृत्ति होगी और वह स्पष्ट दिखाई देगी सेंटेंस में, वाक्य में, उदाहरण में, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के बहुत से भेद हैं, लाटा अनुप्रास, छेकरा अनुप्रास, है ना, ऐसे बहुत सारे भेद हैं, लेकिन उन भेदों को जानना नहीं आवश्यक है, क्योंकि भेद एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, या समझ सकते हैं नहीं पूछे जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार ऐसे पूछ लेता है कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, या एग्जाम्पल में पूछ लेगा तड़ी, तर्जनी, तर्तमाल, तरवर, बरछाई में कौन सा अलंकार है। जैसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में एक वर्ड की 2 बार, यानी एक शब्द की 2 बार यूज होगा और उसका अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे बहुत एक फेमिलियर एग्जांपल है सभी का, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो एक कनक का अर्थ सोना होता है, दूसरे का धतूरा होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, कनक और कनक सेम वर्ड 2 बार प्रयोग हुए। एक शब्द कनक और दूसरा शब्द कनक 2 बार यूज हुआ, लेकिन दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ है, तो क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। लेकिन यहीं पर अगर एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो, उसका अलग अलग अर्थ हो, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में यही अंतर है। यमक अलंकार में एक शब्द का 2 बार प्रयोग होगा और दोनों बार अलग अलग अर्थ होगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द का एक बार प्रयोग परंतु भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा एक कौन सी घटा हुई? एक घटा मीन्स बादल और दूसरा घटा मीन्स घटना वाला, डिक्रीजमेंट। तो काली घटा का घमंड घटा में एक बार घटा का प्रयोग हुआ है, वो बादल को है, और दूसरी बार घटा का प्रयोग हुआ है तो घटना वाले सेंस में घटना का प्रयोग हुआ। जैसे कम होना, तो काली घटा का घमंड घटा, बादल बरस जाने के बाद उसका अभिमान चूर चूर हो गया, कभी ऐसा कहना चाहता है। यहाँ पर यमक अलंकार है। और देखिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना, मांगन को देख पट देती बार बार। इसका मीन्स क्या? मांगने यानी भिखारी को देख करके पट मीन्स होता है दरवाजा, देती बार बार यानी क्या हो रहा है? दरवाजा और वस्त्र। पट का यहाँ 2 अर्थ है, तो यहाँ पर एक शब्द का 2 अर्थ श्लेष अलंकार। आई होप आप समझे होंगे। बहुत से विद्यार्थी एक एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि श्लेष अलंकार का है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज ये हो जाते हैं, पानी का कितनी बार प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक पानी जो है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए, ये वाला जो पानी है उस पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए जल, मनुष्य के लिए इज्जत, और चूने के लिए चूने के साथ क्रिया करने वाला पानी। इसलिए तीसरे वाले पानी का एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ हो रहा
यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। बहुत से विद्यार्थी यमक अलंकार मार के चले आते हैं। कई विद्यार्थी हमसे मिलते हैं ऐसे और जो कहते हैं मैम गलती हो गई, यहाँ तो क्वेश्चन में यमक अलंकार था, मैंने श्लेष लगा दिया, या श्लेष था यमक लगा दिया। विद्यार्थियों को लगता है कि यमक अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, तो यहाँ पानी का इतना बार प्रयोग हुआ है तो अलग अर्थ होगा ही, लेकिन यहाँ तीसरे वाले पानी का भिन्न अर्थ होने से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द का एक बार प्रयोग परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, यमक अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग परंतु अर्थ भिन्न भिन्न। समझिएगा अंतर को। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाला कहता कुछ है, समझने वाला समझता कुछ है, इसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्र मीन्स सभी को पता है टेढ़ा होता है, तो वक्र मीन्स टेढ़ा होता है। तो कहने वाला कुछ कहेगा, समझने वाला उसका तात्पर्य अपने हिसाब से समझ लेता है, ऐसे अलंकार को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आई होप आपको शब्दालंकार के भेद समझ में आए होंगे। उसको वन बाय वन विथ एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाऊंगी, लेकिन अभी ऐसे समझ लीजिएगा क्योंकि समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों का बार बार रिपीटेशन, यमक अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग परंतु भिन्न अर्थ, श्लेष अलंकार में एक शब्द का एक बार प्रयोग परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाला कुछ कहता है, समझने वाला कुछ समझता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो शब्दालंकार आपको समझ में आया होगा। मुख्य रूप से ये 4 होते हैं, अन्यथा बहुत से अलंकार है लेकिन ये 4 ही एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा उपमा अलंकार, अर्थालंकार के भेद हैं। तो अर्थालंकार में समझना होगा, अर्थालंकार में अब यहाँ पर शब्द को नहीं समझना है कि नजरों से कुछ दिखाई दिया और शब्दालंकार का डेफिनेशन और शब्दालंकार के अर्थ के अनुसार लग गए या शब्द को देख करके ढूंढने लगे, बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा सा अर्थ को समझना होगा। अर्थ निकालने के साथ साथ ही हम सभी अर्थालंकार को समझ सकते हैं। तो अर्थ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अर्थालंकार के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, हालांकि बहुत एग्जाम्पल, लेकिन ये मुख्य है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, और हमें हिंदी विषय नहीं हमको पढ़ना है बहुत डीप में, बस उतना ही पढ़ना है जितने से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अन्यथा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या नेट वगैरह के लिए जब हिंदी पढ़ेंगे तो और डिटेल स्टडी होगी। यहाँ से तो कुछ ऐसे ही मुख्य पॉइंट को पढ़ना है कि एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए और ज्ञान भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे अर्थालंकार के इतने मुख्य प्रकार यहाँ पर समझाए गए हैं आपको, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार होता है। अब उपमा में क्या होता है? उपमा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिमिली। सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच सभी ने पढ़ा है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी को किसी की उपमा दे देना। और रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में होता है कि उसको उपमा न दे करके उसके जैसा कहा जाए, ये रूपक अलंकार होता है। ओके, तो सिमिली और उपमा और रूपक में यही अंतर है कि रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में हम सभी किसी चीज को वही कह देते हैं और उपमा अलंकार में उसके जैसा वैसा इस तरह से कहते हैं। तो यही अंतर है। इसको सिमिली कहते हैं और इसको मेटाफर कहते हैं इंग्लिश में। तो उपमा में कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं। उपमा होता है, उपमान होता है, उपमेय होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। तो आपको बताया जाएगा कि वाचक शब्द क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है। तो उपमा अलंकार में किसी चीज को किसी के जैसा कह दिया जाता है, ये उपमा अलंकार होता है। मतलब मुख ही चंद्र है, ये कह दिया गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को अच्छे से समझना होगा। साधारण धर्म, वाचक शब्द और आपका उपमेय, उपमान, ये सब इसमें मुख्य रूप से आता है। उपमा अलंकार का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। सबसे पहले उपमा अलंकार का जिक्र ऋग्वेद में कह दिया गया है। उपमा अलंकार मीन्स होता है किसी को किसी के जैसा बना देना, ना कि वही बना देना। और रूपक अलंकार में क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपने देखा यमक और श्लेष में माइनर अंतर है। एक शब्द का 2 बार प्रयोग भिन्न अर्थ तो यमक, एक शब्द का 1 बार प्रयोग भिन्न अर्थ तो श्लेष। वैसे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में समझना होगा। रूपक वर्ड से ही पता चल रहा है इसकी किसी को किसी का रूप दे देना। वैसे तो अगर शाब्दिक डिफिनेशन समझे तो आपने देखा होगा उपमेय में उपमान का विभेद रहित आरोप, यानी कि बिना भेद के कोई आरोप किया जाए, किसी को कुछ कहा जाए लेकिन कोई भेद ही न हो,
तो वो रूपक अलंकार हुआ। जैसे कह दिया जाए मुख ही चंद्र है, तो ये क्या है, मुख ही चंद्र है, यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार। लेकिन कह दिया जाए चंद्रमा जैसा मुख, मुख जैसा चंद्रमा या चंद्रमुख, तो चंद्रमुख कहा गया तो यहाँ पे रूपक हो गया। मुख ही चंद्र है कहा गया तो रूपक हो गया। लेकिन कह दिया जाए चंद्र जैसा मुख, तो जैसा, वैसा, सा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब वाचक शब्द हैं। और उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं 4 पॉइंट के बदौलत ही उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है। उपमा अलंकार में किसी को किसी के जैसा बनाया जाएगा, लेकिन वही नहीं बना दिया जाएगा। रूपक अलंकार में जिसकी बात की जाएगी उसी को वही कह दिया जाएगा। विभेद रहित आरोप, यानी कि बिना किसी भेद के, है ना, रूपक अलंकार होता है। तो इसको अंतर समझना होगा। जैसे कह दिया जाए, आप समझ, उपमा अलंकार में कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पे क्या हो गया, पीपल के पत्ते जैसा मन डोल रहा है। तो सरिस यहाँ पे क्या हो गया, सरिस यहाँ पे वाचक शब्द हो गया। समझिएगा, उपमा अलंकार में पीपल पात सरिस मन डोला, यहाँ कह दिया गया कि मन हमारा पीपल के पत्ते जैसा चंचल है और मन हमारा पीपल के पत्ते जैसा डोल रहा है। तो यहाँ हम सभी को उपमा अलंकार में सा, सरिस, ये सब वाचक शब्द होते हैं। ओके, तो उपमा अलंकार का उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब रूपक अलंकार में देखिएगा, उसी को वही कह दिया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, कोई भी अंतर नहीं रहता है। तो रूपक अलंकार में जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, रूपक अलंकार में चरण कमल बंदव हरि राई, यहाँ पे क्या कह दिया गया, चरण को कमल कह दिया गया बिना किसी अंतर के। बंदव हरि राई, यानी कि चरण को कमल बना दिया गया बिना किसी अंतर के। लेकिन कह दिया जाता कमल जैसा चरण, तो यहाँ पे क्या हो जाता, उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन चरण कमल, चरण को कमल कह दिया गया, बंदव हरि राई रूपक अलंकार का उदाहरण है। बिना किसी अंतर के कहा जाए तो रूपक अलंकार, और सा, जैसा, सरिस, ऐसे वर्ड्स मिले तो वाचक शब्द होता है। इसको डिटेल में हम बताएंगे, पहले एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया। अतिशयोक्ति अलंकार को हाइपरबोल कहते हैं, एक्सेगरेशन कहते हैं। यहाँ पे अतिशयोक्ति मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। सभी विद्यार्थी इसको समझते हैं, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप कहते हो युद्ध भूमि में क्या हो गया, आप कहते हो युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बह गई, तो अतिशयोक्ति है। या आप कहते हो मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर भगवान आए, तो मेहमान को आपने भगवान बना दिया, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। ओके, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसान है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु मानहु जनहु जानहु जनि मनि मनु ऐसे शब्द आते हैं। यही शब्द ही पकड़ के उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचाना जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। उत्प्रेक्षा अलंकार मीन्स होता है मनव मानव जनव जानव, ऐसे अब ये वर्ड मिले तो उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है पुनरुक्ति अलंकार, इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये समझिएगा, प्रकाश अलंकार ये एग्जाम में आता है तो दोनों भी आ सकता है। पुनरुक्ति अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें क्या होता है, पुनः मीन्स क्या होता है, पुनः पुनः, यानी कि क्या होता है, एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, रेपिटेशन होता है। पुनरुक्ति अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, यानी कि जो शब्द होते हैं उसके ही रेपिटेशन होता है पुनरुक्ति प्रकाश में। मानवीकरण अलंकार सभी जानते हैं, पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या, निर्जीव वस्तु को, भावनाओं को मनुष्य बना देना, है ना। जैसे मेरे घर चली चंचल हवा, तो हवा नहीं चंचल है, मनुष्य चंचल होता है, हवा को चंचल कह दिया गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर मानवीकरण, मानवीकरण की आवाज, मानवीकरण यानी मनुष्य जैसा गुण दोष उसमें डाल देना मानवीकरण अलंकार होता है। इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह अलंकार में संदेह हो जाता है व्यक्ति को, जैसे सांप को रस्सी समझ लेना संदेह अलंकार है। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि साड़ी है, क्या हो गया, दुशासन को भ्रम हो गया,
दुशासन को संदेह हो गया और ये संदेह क्या होता है, ये संदेह से सांप को संदेह से रस्सी समझ लिया और नदी को पार कर दिया। तुलसीदास ने ऐसा कहा जाता है तो संदेह हो जाए। और जैसे अगर क्या है, एक तोते ने एक बार अनार के दाने को देखा और वह तोता अनार के दाने को समझा कि ये दूसरा तोता सामने बैठा है और उसके आंखों के सामने प्रकाश आ रहा था और अनार के दानों से वो समझा कि दूसरे तोते की चोंच है, ये क्या है, ये संदेह हो गया उसको और उसने अनार के दाने से तोते की कल्पना कर ली। तो यहाँ पर देखिएगा संदेह अलंकार में भ्रम हो जाता है, संदेह होता है और ये संदेह क्या होता है, संदेह बना रहता है। भ्रांतिमान अलंकार में संदेह न होकर के भ्रम हो जाता है और भ्रमवश कोई किसी कार्य को कर देता है, उसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में यही अंतर है, संदेह अंत तक बना रहता है और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवश कोई कार्य हो जाता है। विरोधाभास अलंकार में शब्दों का आपस में विरोध होता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसको सभी विद्यार्थी ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, मीन्स आपस में विरोध हो जाना। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख दोनों विरोधाभास शब्द हैं, दिन रात विरोधाभास शब्द है। तो ऐसे विरोधाभास शब्द को अगर यूज किया गया है एक पंक्ति में तो वो विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का मीन्स होता है किसी बात को किसी अन्य के माध्यम से कहना। जैसे अली कली में लीन है, बंदौ कौन आगे कौन हवाल, है ना, ऐसा कहा था। किसने ऐसा कहा था? बिहारी लाल ने राजा जय सिंह को। दरबार में जाते हैं और राजा जय सिंह अपनी रानी के साथ खुश होते हैं, रानी को ही निहारते हुए बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो राजा को ध्यान केंद्रित के लिए प्रजा के लिए कि प्रजा की तरफ ध्यान दो। औरंगजेब के शासन में राजा जय सिंह का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो जय सिंह को बिहारी सतसई जिन्होंने लिखा है बिहारी लाल, तो बिहारी जी जो है राजा को अन्य अली मतलब भौरा होता है, कली मीन्स होता है कली, और अली मीन्स राजा होता है, कली मीन्स कन्या होता है। तो यहाँ पे अली कली में मगन है, बंदौ कौन हवाल, यानी कि अभी जब अली यानी राजा रानी के साथ बिजी हैं तो प्रजा को कौन देखेगा? अन्य के माध्यम से, यानी अली के माध्यम से, भौरे के माध्यम से राजा को भौरा बना दिया और रानी को कली बना दिया। तो कली और भौरे के माध्यम से राजा को अपनी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे अन्य के माध्यम से बात कहना अन्योक्ति अलंकार होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे अलंकार को हम सभी को 1 by 1 डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझना है। तो इसको अच्छे से आप भी डायग्राम बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बारी आती है एग्जाम्पल की। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है अनुधन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। यहीं पर आपको समझना होगा। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, स्वरों की आवृत्ति तो होती ही है, व्यंजनों की भी आवृत्ति होती है। इसको इंग्लिश में अलिटरेशन कहते हैं। तो इसको समझिएगा। इंग्लिश बताने का तात्पर्य ये है, बहुत से विद्यार्थी हिंदी को इंग्लिश से कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो यानी यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, या लेखपाल हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, लोअर हो, कोई भी एग्जाम हो, वीडियो हो, उसमें हिंदी बहुत ही अनिवार्य रूप से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। समीक्षा अधिकारी में तो 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो हिंदी को चाहे जैसे आप पढ़िए, हिंदी को हिंदी समझ के पढ़िए, हिंदी को इंग्लिश से कोरिलेट करके पढ़िए। कुल मिला करके व्याकरण को आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इतना आपको बताया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से आपको समझ में आ जाए। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब एक ही वर्ड या अक्षर का क्या मीन्स है, वर्ड होता है। वर्ड हम समझते हैं क ख ग घ, है ना, च छ आ, ये सब वर्ण हैं। लेकिन जब अक्षर की बात की जाए तो वर्णों के मेल से अक्षर बनता है, इसको समझिएगा। तो वर्णों की आवृत्ति या अक्षरों की आवृत्ति, है ना, दोनों समझिएगा। वर्ण और अक्षर में अंतर है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। वर्णों के मेल से अक्षर बनता है और अक्षरों का सार्थक समूह शब्द बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, एक ही वर्ण या अक्षर मतलब अल्फाबेट के किसी कविता या पंक्ति में, मीन्स किसी पंक्ति में या किसी कविता में क्या होंगे, काव्य में
बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसको समझना होगा, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही अनुप्रास अलंकार आपको दिख जाए। कई बार वर्णों की आवृत्ति, अक्षरों की आवृत्ति बीच में होती है, यानी कि जो वर्ड का रिपीटेशन है वो बीच में होता है, आगे ना हो कि आगे आपको दिख जाए, बीच में हो तब भी उसको अनुप्रास अलंकार ही माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है यह दो शब्दों अनु तथा प्रास के योग से बना है। अनु का अर्थ है, देखिएगा, बार बार, आपको भी बताया मैंने, तथा प्रास का अर्थ है वर्ड, यानी कि वर्णों की आवृत्ति, अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या है। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखना होगा, उदाहरण देखिएगा, तो ये सारे उदाहरण आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उदाहरण ये सारे बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पंक्तियां पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो मीनिंग निकालना ही नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। और नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं 1 बाय 1 अच्छे से समझाने वाली हूँ। संसार की समालस्थली में धीरता धारण करो, मिल गया। कैसे देखिएगा, संसार में स की आवृत्ति, सा की आवृत्ति, स की आवृत्ति, यहाँ पर देखिए सा की 3 बार आवृत्ति हुई। अब फिर से देखिए स्थली में फिर आधा सा की आवृत्ति हुई। में धीरता में देखिएगा धी में धा की आवृत्ति और धा की आवृत्ति 2 बार हुई। तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में सा की आवृत्ति और धा की आवृत्ति आपको मिल रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो बार बार आया हुआ है, टेट जैसे छोटे एग्जाम को से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम में आया हुआ है। तरणी, तरुजा, तट, तमाल, तरवर, बरुछाई, यहाँ तो सबको पता चल गया। त त त त त है ना, ता की इतनी सारी आवृत्ति हो गई। इसके बाद देखिए ना की भी आवृत्ति हो रही है। ओके, ना की 2 बार आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर देखिए रा की आवृत्ति, रा की आवृत्ति कितनी बार हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच में ही आवृत्ति हो, बीच में और स्टार्टिंग में दोनों जगह आवृत्ति हो सकती है या किसी एक जगह हो सकती है अनुप्रास अलंकार में। अगला उदाहरण है, वाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। देखिएगा बा की आवृत्ति हुई है, ये एग्जाम में आया हुआ है। बाकरगंज के बाकीपुर में, तो देखिए बा की आवृत्ति, बा की आवृत्ति, ब की आवृत्ति, और देखिए बा की आवृत्ति, बा की आवृत्ति। और देखिएगा किसकी किसकी आवृत्ति हो रही है, रा की आवृत्ति, रा की आवृत्ति, रा की आवृत्ति, है ना, और यहाँ पे रा की आवृत्ति। तो यहाँ पे बा की सीधी दिख रही है, इसको समझिएगा। और मात्राओं की भी, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति होती है। बा में देखिए बा है ना, बो, तो यहाँ पे स्वरों के साथ साथ व्यंजन की भी आवृत्ति होती है, दिख रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उदाहरण, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। मिल गया, चाचा की आवृत्ति है ना। चारू चंद की चंचल किरणें, विद्यार्थी बचपन में खड़ग सिंह के खड़गने से, है ना, खड़गती हैं खिड़कियां। पपीता पका, पेड़ पे पका पपीता, ऊंट के ऊपर ऊंट ऐसे करके कुछ करते थे। तो यहाँ भी देखिए ये अनुप्रास अलंकार है। और कई सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि फिल्मी गाने हैं, है ना, घनन घनन घिरे घिरे आए भंवरा, तो घा की आवृत्ति हो रही है घनन में, ठीक है। तो घा की आवृत्ति, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पंक्तियों में मिले या हिंदी में ही मिले, फिल्म में भी आपको अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। ओके, तो देखिएगा चारू चंद की चंचल के लिए, तो चा की आवृत्ति, चा की आवृत्ति, चा की आवृत्ति, मात्राओं की भी आवृत्ति देखिए, चन चन चन, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर देखिए किरणें खेल रही है जल थल में, ला की आवृत्ति। उसके बाद देखेंगे स्वच्छ चांदनी, फिर से चा की आवृत्ति, बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्वर के साथ साथ व्यंजन की भी आवृत्ति हो रही है, आपको यही समझना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। आपको यहाँ मिला वर्ड की आवृत्ति या अक्षर की आवृत्ति, दोनों मिला है ना। तो वर्ड की आवृत्ति और अक्षर की आवृत्ति, यहाँ तक तो देखिएगा चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे देखिए जल थल में सब कुछ मिला, लेकिन यहाँ आपको क्या मिला, वर्ड की आवृत्ति यहाँ मिली, यहाँ आपको मिली भूरी भूरी अक्षर की आवृत्ति मिली, है ना। अक्षर की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति भूरी भूरी,
तो भूरी भूरी, अब यहाँ पे देखिए भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, भाभा की आवृत्ति हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हम लोगों का अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, अपने पुत्र को देखने गई थी और वह भी खुशी के मारे लाल हो गई। एक इसका यह अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ निकलता है, अपने युद्ध में लड़ते हुए पुत्र को देखने गई थी और वो खून से लथपथ था और वह भी उसको बचाने के स्थिति में या उससे लिपटने की स्थिति में वह भी लाल हो गई। ये दो मीनिंग इसका निकलता है। तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, आ रहा समझ में ना। तो लाली यानी कि ला 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 है ना। इसके बाद देखिए तित, ता की आवृत्ति, जित में देखिए ई और ई की मात्रा की आवृत्ति, ला में ला ला की आवृत्ति, लाली में लाली लाली देखिए शब्द की आवृत्ति, देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, फिर से लाल की आवृत्ति है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बड़े आसानी से अनुप्रास अलंकार उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से लिख के अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स एक तो बार बार एग्जाम में आते हैं और दूसरा आपको समझना भी बहुत ही आवश्यक है। यमक अलंकार को समझना होगा। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सभी विद्यार्थी ने एक एग्जाम्पल तो कॉमनली सुन ही रखा है, कनक कनकते सौगुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनक, कनक के दो अर्थ हैं, सभी फैमिलियर हैं इस एग्जाम्पल से। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सोने के पानी, सोना पाकर के भी इंसान बौरा जाता है, बौखला जाता है, या कह सकते हैं कि उसका ध्यान भटक जाता है। उसी प्रकार से धतूरा खाने वाला इंसान भी भटक जाता है ध्यान से, या उसको विचलित कह सकते हैं हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक के दो अर्थ है। इसको सभी विद्यार्थी ने 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में याद कर लिया है। लेकिन और एग्जाम्पल्स को हमें देखना होगा जो कि थोड़े से नए विद्यार्थियों को टफ लग सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ अपने आप को कोऑपरेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ यमक अलंकार होता है। दो या दो से अधिक बार प्रयोग समझना होगा, दो या दो से अधिक बार प्रयोग और अर्थ भिन्न भिन्न। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो बार या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए घटा घटा का प्रयोग दो बार हुआ है। एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है घटना वाला घटा। तो उसको आपको ध्यान देना होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला घटा है इसका अर्थ होता है बादल, और जो यहाँ पर घटना है यहाँ घटा, इसका मीन्स होता है घटना। तो काली घटा का घमंड कब घटा, जब वो बरस गया। तो काली घटा यानी कि घटा मीन्स बादल और घटा मीन्स घटना। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पत्ते पत्ते पे तुमको देख लिया, डाली डाली पे नजर जब डाली, या जब नजर डाली। पत्ते पत्ते में तुमको देख लिया, डाली डाली पे जब नजर डाली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो डाली है इस डाली के दो अर्थ हैं। एक डाली का अर्थ है निगाह डालना और दूसरा का डाली का अर्थ है पेड़ वाली डाली, यानी जिसको डंठल कहते हैं। डाली मीन्स नजर डाली, और किस पर डाली, डाली यानी कि डंठल पर डाली। तो डाली डाली पे नजर डाली, डाली मीन्स डालना, नजर डालना, और डाली मीन्स पेड़ की शाखा पर जब नजर डाली। तो यहाँ पर डाली का अर्थ है निगाह डालना और इस डाली का अर्थ है पेड़ की शाखा वाली डाली। तो आप देख पा रहे होंगे यमक अलंकार कितना आसान है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माला फेरत जुग गया, हिरा न मन का फेर। फिर देखिए, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आप समझिएगा, माला फेरत जुग गया यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो माला फेरते हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन उनके मन की ढोंग, मन का पाप, मन की आदत या जो भी ढोंग ढकोसला सोच होता है उसमें अंतर नहीं होता है। वो करेंगे तो दूसरों के लिए जैसा करते आए थे वैसा ही करेंगे, जीवन बिता देंगे पूजा पाठ में, लेकिन उनके मन का, यहाँ पे इन पंक्तियों का यही मतलब है कि उनके मन का, उनके विचारों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ क्या समझना है,
यहाँ पर देखिए फेर वर्ड और फेर वर्ड 2 बार आया है। मन का फेर, तो एक फेर का मतलब है फेरने वाला फेर और दूसरे फेर का अंतर है। यहाँ पे देखिए ढोंग और ढकोसले का मतलब है फेर का मीन्स और दूसरे फेर का मतलब है अंतर। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर फेरत, यानी कि कौन क्या फेरना, माला फेरत, माला को फेरते फेरते जुग चला गया। फिरा, फिरा मतलब बदला, नहीं बदला, क्या नहीं बदला, मन का फेर, फेर मीन्स सोच नहीं बदला, ढोंग नहीं बदला, आदत नहीं बदला। कर का मन का डाल दे, यानी कि भले उनका हाथ पूरे झोली में चला गया लेकिन मन का फेर, मन का अंतर है, व्यक्ति का अंतर है, इसलिए माला फेरते जुग चला गया, जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आदत उनकी सोच में अंतर समाप्त नहीं हुआ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो फेर है इसी फेर के 2 अर्थ है। एक फेर का मतलब है अंतर, दूसरे फेर का मतलब है ढोंग, ढकोसला, सोच या जो भी आप कहें आदत। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, फेर और फेर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही, क्या मतलब है, एक जोग का मतलब है योग, यहाँ पर समझिएगा, एक जो जोग है यहाँ इसका मीन्स है योग, योग मीन्स क्या, साधना तपस्या वाला योग, और दूसरा जोग का मतलब है योग्य यानी कि काबिल होना। ठीक है, एक योग का मतलब है योग्य और दूसरा योग का मतलब है काबिल होना। तो हे उद्धव हम योग मीन्स साधना तपस्या हम नहीं है, और क्या नहीं है, साधना तपस्या के योग्य नहीं है। यह बात सूरदास ने अपनी पंक्तियों में लिखी है। जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा से, है ना, जब यहाँ चले जाते हैं कंस के पास और वापस नहीं आते हैं और यह कह के जाते हैं कि हम वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा जोग का मीन्स है योग और जोग का मीन्स योग्य। हे उद्धव, हम इस योग्य ही नहीं है कि हम योग तपस्या कर पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना संदेश वाहक बना करके गोपियों के पास गांव में वहां पर कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा था। तो उद्धव समझाते हैं गांव वालों को और गोपियों को, तो वे गोपियां रोते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हम इस योग्य ही नहीं है कि हम तपस्या और साधना में अपना मन लगाएं। हमारे श्री कृष्ण ही तो हमारे साधक हैं और हमारी साधना है। क्योंकि उद्धव कहते हैं कि पूजा पाठ में मन लगाइए, श्री कृष्ण में ध्यान लगाइए, लेकिन श्री कृष्ण को याद करके रोइए मत। तो वो ये पंक्तियां कहती हैं, जोग जोग हम नहीं, जोग मीन्स योग्य, जोग मीन्स योग। आई होप आपको इतना समझाने पर, इतना डिटेल समझाने का यही तात्पर्य है कि आपके दिमाग में वो पंक्तियां बैठ जाएं और जैसे ही एग्जाम में आपको मिले तो उसके आपको प्रॉब्लम ना हो, तुरंत आपके आंसर करेक्ट हो जाए। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, यानी कि क्या कह रहा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है नगन जड़ाती थी जो, वो नगन जड़ाती है, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये पंक्तियां जरूर पता होंगी, कहीं न कहीं वो देखे सुने जरूर होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिएगा मंदिर, मंदिर और क्या नगन, और ये देखिएगा नगन, फिर बेर और बेर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्णों के साथ साथ शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन फिर भी अनुप्रास अलंकार नहीं है, यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है, जो अक्षर है, उसकी अलग अलग मीनिंग है, 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग। तो क्या मीनिंग निकलेगा, कह रहा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। यहाँ जो पहली बार मंदिर का प्रयोग हुआ है उसका मीन्स होता है अट्टालिका, कोठी, बंगला, आज के समय में कह सकते हैं। तो जो कोठियों, बिल्डिंग्स, बंगला और अट्टालिका के अंदर रहती थी वह लड़की को कहा गया है, टॉन्ट किया गया है कवि के द्वारा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यानी अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि दूसरे वाले मंदिर का अर्थ है यहाँ पर, इसका पहले वाले मंदिर का अर्थ है कोठी, गुफा, अट्टालिका, और दूसरे वाले मंदिर का अर्थ है गुफा। तो कोठियों के अंदर, महलों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर रहने वाली लड़की आज
मंदिर यानी गुफा में रह रही है। अगला मीनिंग क्या निकल रहा है, नग्न जड़ाती थी, यानी जो अपने नाक के नोज रिंग में, नथ में नग्न यानी कि नग को जड़ाती थी, आज वो नग्न जड़ाती है। आज वो नग्न मीन्स निर्वस्त्र जड़ा रही है। यानी अब जड़ाने का यहाँ पे भी दो अर्थ निकल रहा है। जड़ाने का मतलब है, एक जड़ाना मीन्स नग लगवाती थी अपने नथ में, अपने नोज रिंग में। आज वही लड़की स्थिति ऐसी आ गई है कि जड़ाती मीन्स उसको ठंडक लग रही है। यहाँ पे दूसरे जड़ाने का अर्थ है नग्न निर्वस्त्र। जड़ाना का मतलब ठंडक लग रही है, उसको जड़ा रही है, तो यहाँ पे जड़ाने का ठंडक वाला अर्थ है। पहले वाला नग जड़ाने का नहीं, नग फिट करवाती थी वाला अर्थ है। जो 3 बेर खाती थी, यानी कि उसकी स्थिति ऐसी थी 3 बेर। बेर का मतलब यहाँ पे, बेर का मीन्स गांव में जो विद्यार्थी थोड़ा संबंध होगा जानते होंगे, बेर का मीन्स होता है सुबह दोपहर शाम, उसको 3 बेर कहते हैं। बेर का मीन्स प्रहर, यानी कि 3 बेर खाती थी, 3 बार खाती थी सुबह दोपहर शाम। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि 3 बेर, यानी कि बेर जो फल होता है उस फल को बात कह रहा है कि अब वो 3 बेर खा रही है। यानी कि क्या कह रहा है, जो मंदिर मीन्स कोठियों में, महलों में रहती थी, आज वो गुफा में रह रही है। और जो नग जड़वाती थी, रत्न जड़वाती थी, आज वो निर्वस्त्र जड़ा रही है, ठंडक लग रही है उसको। और जो 3 बेर यानी कि 3 बार भोजन करती थी, आज वो 3 बेर खा रही है। यानी कि 3 फल, छोटे छोटे जो 3 बेर होते हैं, उसमें उसको जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो आपने आई होप समझा होगा, कोरिलेट किया होगा कि अलंकार कितना आसान है। बस उसके मीनिंग याद होने चाहिए और कुछ जो ट्रिक्स हैं वही ट्रिक्स अप्लाई होने चाहिए। आप उसको समझ लीजिएगा ब्रैकेट में लिख करके कि कैसे आपको क्या होगा। एग्जाम्पल कि कुछ वर्ड्स होंगे उसी का रिपीटेशन और हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, बेहतर लगा होगा, तो आप कोरिलेट कर पाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आगे की क्लास में यमक अलंकार कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में अनुप्रास अलंकार हो गया, डेफिनेशन हो गया, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से मुख्य प्रकार है उसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और सीखेंगे श्लेष अलंकार क्या होता है, उभयालंकार क्या होता है, और आप सीखेंगे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, बहुत सारे पॉइंट्स अभी जानने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल्स को जरूर याद करिएगा। एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। थैंक यू।